नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में उतर रहे हैं जो कभी वीडियो गेम खेलने वालों की कमरों तक ही सीमित थी बिल्कुल। और आज वो दुनिया की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी की कह सकते हैं बादशाह बन गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हाँ, एआई की। हम स्टीफन विट की किताब द थिंकिंग मशीन के जरिए एनवीडिया और उसके सीईओ जेनसन हुआंग की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, हमारा मिशन साफ है। हमें ये जानना है कि गेमिंग ग्राफिक्स बनाने वाली एक कंपनी अचानक से एआई की क्रांति का इंजन कैसे बन गई। सही बात है। ये कोई सीधी सादी तरक्की की कहानी तो नहीं लगती, इसमें कई दिलचस्प मोड़ हैं। हाँ, और ये समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब कंप्यूटर का मतलब, आप सोचिए, सिर्फ काम करने वाली बोरिंग मशीनें होता था। अच्छा। तो ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी के अपने असली मकसद को ढूंढने की है। मतलब ये कि कैसे एक टूल जो एक खास काम के लिए बनाया गया था, उसने पूरी दुनिया को बदलने की ताकत हासिल कर ली। हम इसी सफर को जरा बारीकी से देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसके लीडर जेनसन हुआंग से। ताइवान में पैदा हुए, लेकिन बचपन में ही परिवार के साथ अमेरिका आ गए। और यहीं उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। उनके माता पिता ने उन्हें और उनके भाई को अच्छी पढ़ाई के लिए केंटकी के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। ये सोचकर कि वो कोई बहुत नामी प्रतिष्ठित स्कूल होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन असल में वो मुश्किल बच्चों के लिए क्या कहते हैं, एक सुधार गृह था। और ये सुनने में जितना अजीब लगता है, शायद यही उनके जीवन का सबसे अहम मोड़ था। ऐसा क्यों? आप सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपको हर रोज खुद को साबित करना हो, जहां टिके रहने के लिए दिमाग और हिम्मत दोनों चाहिए। इस तरह के जो अनुभव होते हैं ना, वो आपको अंदर से बहुत मजबूत बना देते हैं। सही है। आप समस्याओं को उस नजरिए से देखने लगते हैं जैसे शायद दूसरे लोग नहीं देख सकते। देखिए, ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि मुश्किलों ने उन्हें मजबूत बनाया, लेकिन क्या इस बात का कोई सबूत है कि उस अनुभव का असर उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी पर सीधे तौर पर पड़ा? या ये सिर्फ एक अच्छी कहानी है जो हम किसी के सफल होने के बाद बना लेते हैं? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, सीधे तौर पर एक लाइन खींचना तो मुश्किल है, लेकिन आप उनके काम करने के तरीके में इसकी झलक देख सकते हैं। जैसे? वो कभी आसान रास्ता नहीं चुनते। जब 1993 में उन्होंने दो दोस्तों के साथ मिलकर एनवीडिया की शुरुआत की, तो उनका लक्ष्य साफ था। वीडियो गेम्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड बनाना? हाँ, और उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा दाव था। पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादातर ऑफिस के काम के लिए होता था। सही बात है। ये सोचना कि लोग सिर्फ बेहतर गेमिंग के लिए अपने कंप्यूटर में हजारों रुपए का हार्डवेयर लगाएंगे, ये एक तरह का पागलपन था। लेकिन हुआंग को भविष्य दिख रहा था। बिल्कुल। उन्हें यकीन था कि गेमिंग सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि मनोरंजन का भविष्य है। यह वही हिम्मत है जो शायद उन शुरुआती मुश्किल दिनों से आई थी। उन्होंने एक ऐसे बाजार पर दाव लगाया जो उस वक्त ठीक से मौजूद भी नहीं था। हाँ, और ये दाव काम कर गया। एनवीडिया गेमिंग की दुनिया का, कह सकते हैं, बेताज बादशाह बन गई। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। एआई की दुनिया में उनकी एंट्री कैसे हुई? ये तो उनके प्लान में कहीं था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। अच्छा। एनवीडिया ने बनाए थे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी जीपीयूज। इनका काम था स्क्रीन पर लाखों छोटे छोटे पिक्सेल्स को एक साथ संभालना ताकि गेम्स बिल्कुल असली लगें। ठीक है। इसके लिए जीपीयूज को एक साथ हजारों छोटे छोटे काम करने पड़ते थे। इसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। ये पैरेलल प्रोसेसिंग एक आम कंप्यूटर चिप यानी सीपीयू से अलग कैसे है? अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, एक सीपीयू जो है वो एक बहुत ही होशियार प्रोफेसर की तरह है। ठीक है। जो एक एक करके मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब दे सकता है। वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक बार में एक ही काम करता है। वहीं एक जीपीयू हजारों छात्रों की एक सेना की तरह है। अच्छा। हर छात्र शायद प्रोफेसर जितना होशियार ना हो, लेकिन वे सब मिलकर एक साथ हजारों आसान सवाल हल कर सकते हैं। समझ गया। अब जब हम एआई की बात करते हैं, और खासकर डीप लर्निंग की, जहां आप मशीन को भारी मात्रा में डेटा दिखाकर सिखाते हैं, जैसे लाखों मिलियों की तस्वीरें दिखाकर उसे बिल्ली पहचानना सिखाना। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए आपको प्रोफेसर वाला तरीका नहीं, बल्कि सेना वाला तरीका चाहिए।
आपको एक साथ लाखों गणनाएं करनी होती है। और इसी काम के लिए जीपीयू की पैरेलल प्रोसेसिंग बेजोड़ साबित हुई, एकदम परफेक्ट। मतलब कमाल है। तो आप कह रही हैं कि जिस चिप को डूम और काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम खेलने के लिए बनाया गया था, वही आज कैंसर का पता लगाने और सेल्फ ड्राइविंग कार चलाने में मदद कर रही है। हाँ। ये कनेक्शन बना कैसे? क्या जेनसन हुआंग को एक दिन अचानक ये सपना आया? नहीं, सपना नहीं, इसे एक खुशगवार दुर्घटना कहना ज्यादा सही होगा। खुशगवार दुर्घटना? हाँ। 2000 के दशक में यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि उनके जो वैज्ञानिक सिमुलेशंस थे, जो सुपर कंप्यूटर पर घंटों लेते थे, वो गेमिंग जीपीयूज पर बहुत तेजी से चल रहे थे। उन्होंने एक तरह से सिस्टम को हैक कर लिया था। अच्छा। अब देखिए, दूसरी कंपनियां ऐसे नजरअंदाज कर सकती थीं क्योंकि ये उनका मुख्य बाजार नहीं था। सही बात है। लेकिन एनवीडिया के नेतृत्व ने इसे देखा और समझा कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अवसर है। तो ये सिर्फ किस्मत तो नहीं हो सकती है ना? इस खुशगवार दुर्घटना को पहचानना और उस पर पूरी कंपनी का भविष्य दांव पे लगा देना, ये किस तरह की लीडरशिप को दिखाता है? बिल्कुल। और यहीं पर जेनसन हुआंग का वो फैसला आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। कौन सा फैसला? उन्होंने 2006 में क्यूडा नाम का एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्यूडा? हाँ। उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि एक ग्राफिक्स कंपनी प्रोग्रामर्स के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर क्यों बना रही है। बाजार ने इसे नजरअंदाज कर दिया, निवेशक भी खुश नहीं थे। लेकिन हुआंग ने इसमें अरबों डॉलर का निवेश जारी रखा। उन्हें पता था कि जीपीयू यानी वो छात्रों की सेना तो उन्होंने बना दी है, लेकिन उस सेना को कमांड देने के लिए एक भाषा भी चाहिए। बिल्कुल, क्यूडा वही भाषा थी। उन्होंने वैज्ञानिकों और डेवलपर्स को अपनी सेना को कंट्रोल करने का तरीका एक तरह से मुफ्त में दे दिया। तो ये सिर्फ हार्डवेयर बेचने का खेल नहीं था, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम ही बना दिया। सही पकड़ा। एक बार कोई कूड़ा पर काम करना सीख गया तो वो किसी और के हार्डवेयर पर आसानी से नहीं जा सकता। यही उनका असली मोट यानी सुरक्षा कवच बना। उन्होंने एक ऐसा दांव खेला था जिसका फायदा उन्हें एक दशक बाद एआई क्रांति के रूप में मिला। और ये हमें सीधे जेनसन हुआंग के नेतृत्व के दर्शन पर लाता है। हाँ। उनका एक मशहूर सिद्धांत है, सफलता संयोग से नहीं मिलती बल्कि चुनाव से मिलती है। और ये एकदम फिट बैठता है यहाँ। उन्होंने गेमिंग के आरामदायक बाजार में बैठे रहने के बजाय एआई के अनिश्चित भविष्य पर दांव लगाने का चुनाव किया। लेकिन क्या उनके सारे चुनाव सही साबित हुए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर दांव सफल हुआ हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, उनकी दूरदर्शिता हमेशा सफल नहीं होती। उन्होंने अपने टेग्रा चिप्स के साथ स्मार्टफोन बाजार में घुसने की एक बहुत बड़ी कोशिश की थी जो बुरी तरह फेल हुई। अच्छा, मुझे याद है। उस वक्त लगा था कि कंपनी गलत दिशा में जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि वे बड़े दाम लेने से और फेल होने से डरते नहीं हैं। और उन्होंने उस सफलता से सीखा और अपनी सारी ऊर्जा एआई और डेटा सेंटर पर लगा दी, जो उनका सबसे सही फैसला साबित हुआ। तो इसका कुल मतलब क्या है आज की तारीख में? आज एनवीडिया कहाँ खड़ी है? आज एनवीडिया उस वैश्विक दौड़ के केंद्र में है जिसे हम एआई की दौड़ कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां और देश सब एआई में अपना दबदबा बनाने के लिए होड़ कर रहे हैं। और इस दौड़ में जो सबसे कीमती चीज है वो है कंप्यूटिंग पावर, यानी गणना करने की क्षमता। हाँ, और उस क्षमता का लगभग आप मानिए 80 से 90% हिस्सा एनवीडिया के बनाए जीपीयूज से आता है। 80 से 90%? जी। इसीलिए ये किताब उन्हें सिर्फ एक चिप कंपनी नहीं बल्कि द थिंकिंग मशीन कहती है। सोचने वाली मशीन। हाँ, वे सिर्फ गणना करने वाली मशीनें नहीं बना रहे, वे ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो सीखने, बनाने और एक तरह से सोचने में सक्षम है। वाकई एक सुधार ग्रह से शुरू हुई यात्रा आज दुनिया की सोच को बदलने वाली मशीनों तक पहुंच गई है ना कमाल की बात? ये गेमिंग चिप्स बनाने से लेकर एक नई औद्योगिक क्रांति की रीढ़ बनने तक का सफर है। बिल्कुल। और ये हमें सिखाता है कि इनोवेशन या नवाचार वो हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं होता। कभी-कभी सबसे बड़ी खोज तब होती है जब आप किसी पुरानी टेक्नोलॉजी को उठाकर एक बिल्कुल नई समस्या पर लागू कर देते हैं। सही बात है। एनवीडिया की कहानी दूरदर्शिता की तो है ही, साथ ही ये बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलने और मौके को बुनाने की भी एक शानदार मिसाल है। उन्होंने भविष्य का इंतजार नहीं किया, उन्होंने भविष्य बनाया और अंत में एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। ये थिंकिंग मशीन यानी सोचने वाली मशीनें सिर्फ सिलिकॉन और कोड से नहीं बनती, वे उस इंसानी सोच, उस जिद और उस दूरदर्शिता से बनती हैं जो असंभव को संभव बनाने का सपना देखती हैं। बिल्कुल। शायद असली सोचने वाली मशीन हमारा दिमाग ही है।